खबरें तफसील से। समाजवादी पार्टी की सरपरस्त मुलायम सिंह यादव के दोस्त हरिओम यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की बहस तेज हो गई है। ये भी कयास आराइयां की जा रही हैं कि अपर्णा लखनऊ के कैंट असेंबली हलके से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। इस हवाले से इंटरनेट मीडिया पर बहुत से पैगामात वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अपर्णा मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की बीवी हैं। वाजे हो कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ के कैंट इलाके से 2017 के कानून साज असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है। उसी के बाद से तमाम सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त मजबूत नजर आ रहा है। और अब जो ये ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबरें गश्त कर रही हैं। क्या कितनी सच्चाई है, इस खबर को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, परिवार में जो इस तरीके की खबरें हैं ये समाजवादी पार्टी में नई नहीं है, क्या इसकी तस्दीक है? लखनऊ में ग्राउंड से क्या कुछ इस हवाले से खबर आ रही है? देखिए सहबा, ये बुनियादी बात है कि जब इलेक्शन की सरगर्मियां तेज होती हैं, जब इलेक्शन उरूज पर आता है तो इस अंदाज की अफवाहें गर्दिश करती हैं, जो कभी अफवाह ही रह जाती है, कभी खबर बन जाती है। लेकिन जहां तक अपर्णा यादव के बीजेपी में शमूलियत की बात है तो देखिए इसकी कोई भी तस्दीक किसी भी सतह पर अभी नहीं हुई है, न अपर्णा यादव की जानिब से, न उनके किसी घर के फर्द की जानिब से, और न ही बीजेपी के किसी जिम्मेदार रुकन की जानिब से ये बात कही जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल होंगी। तो देखिए अभी तक जो हमारे पास मंजरनामा है इस हवाले से वो यही है कि बगैर किसी तस्दीक के ये कैसे कहा जा सकता है कि वो पार्टी में शामिल हो रही हैं, जब तक बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से या उनकी पार्टी के अरकान की तरफ से या किसी जिम्मेदार शख्स की तरफ से इस अंदाज के कोई बयान सामने ना आए। और देखिए एक बात ये भी है कि अपर्णा यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान ना आना तो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के भी किसी जिम्मेदार लीडर ने इस हवाले से अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। तो अभी तक तो ये अफवाह गर्दिश कर रही है, ये अफवाह ही है। अब देखना यही है कि इस पर नजर रखने की जरूरत है, क्या वाकई कुछ ऐसा है या सिर्फ एक साजिश के तहत एक इलेक्शन की जो एक अपनी हिकमत अमली होती है उसके तहत कुछ लोग ये काम अंजाम दे रहे हैं। सहबा, बिल्कुल इस तरीके की अफवाह जब इलेक्शन करीब आते हैं काफी उड़ती हैं। हालांकि कई खबरें सही भी होती हैं और कई गलत भी होती हैं। और वही हो सकता है तारिक कमर, क्योंकि इस वक्त समाजवादी का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी मजबूत लग रहा है। कई ऐसी खबरें हैं कि वो मुस्बत साबित हो रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए। आज बड़ा दिन भी है क्योंकि दारा सिंह भी शामिल हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के एक्स लीडरों का साथ कितना सूदमंद साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? हाँ, बहुत अहम सवाल आपने सेवा किया है। देखिए दारा सिंह चौहान की आज शमूलियत है, जो उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों के सबब शामिल नहीं हो पाए थे, वो आज शामिल हो रहे हैं। बाकायदा अखिलेश यादव उनको शामिल कराएंगे पार्टी में, रुकनियत दिलाएंगे पार्टी की। देखिए जहां तक बीजेपी से इखराज का ताल्लुक है, बीजेपी से बहुत जिम्मेदार लोग भी सामने आ रहे हैं और उन जिम्मेदार लोगों के साथ उनके फॉलोवर्स भी सामने आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं तकवीत मिल रही है, सियासी इस्तेकाम मिल रहा है। लेकिन देखिए बुनियादी बात यही है कि जितने लोग आ रहे हैं सबको पार्टी में किस हवाले से, किस तरीके से, किस सतह पर एडजस्ट किया जाएगा, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि जो लोग आते हैं वो बड़ी उम्मीदें, बड़े यकीन के साथ आते हैं। अगर लगातार समाजवादी पार्टी इस वक्त मजबूत होती जा रही है, वहीं जो ये खबर है अपर्णा यादव वाली, ये कितनी सच होती है इस पर खास नजर रहेगी। तारिक कमर, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। असेंबली इंतखाबात की वजह से 5 रियासतों में इंतखाबी माहौल गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज फिर एक बड़ा लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा है। दारा सिंह चौहान बीजेपी हुकूमत में वजीर थे, लेकिन पार्टी से अदम इत्मीनान की वजह से इस्तीफा दे दिया था। वाज़ेह हो कि यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल होने वाले लीडरों की लाइन लग गई है। योगी हुकूमत में वजीर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी 14 जनवरी को 6 दीगर एमएलए के साथ एसपी में शामिल हुए।
वहीं आज समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर पर वर्चुअल रैली के नाम पर बुलाई गई भीड़ को लेकर इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इस नोटिस में लखनऊ पुलिस की तरफ से समाजवादी पार्टी के तकरीबन 2500 कारकुनों पर दर्ज एफआईआर का जिक्र किया गया है। रैली में अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और दीगर कई लीडरान शामिल थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रैली का नाम वर्चुअल रखा गया था, लेकिन इस रैली में सैकड़ों कारकुनों का हुजूम जमा था। वहीं इलेक्शन कमीशन ने रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दरमियान मुल्क में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने 300 अफराद या जलसागाह की सलाहियत की 50% अफराद की मौजूदगी के साथ प्रोग्राम करने की इजाजत दे दी है। इलेक्शन कमीशन 22 जनवरी को एक बार फिर हालात का जायजा लेगा और आगे का फैसला करेगा। तब तक सियासी पार्टियों को डिजिटल तशहीर करनी होगी। वाज़ेह रहे कि 10 फरवरी को पहले मरहले के लिए वोटिंग होनी है। याद रहे कि इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी आयद की थी, जिसमें अब तौसी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में शामली जिले के केराना से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन को हफ्ते के रोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन को 1 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नाहिद हसन को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में नाहिद हसन की जमानत खारिज कर दी है। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को शाम देर गए रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद वो साबिक एमएलए अनूप गुप्ता की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में हामी मौजूद थे। जहां एक तरफ जेल से निकलने के बाद अब्दुल्ला ने हुकूमत को निशाना बनाया, तो वहीं उन्होंने दावा किया है कि इस बार यूपी में अखिलेश यादव वजीर आला बनेंगे। वाज़ेह हो कि अब्दुल्ला आजम पर तकरीबन 43 मुकदमा दर्ज हैं। अब्दुल्ला आजम 2020 से जेल में हैं, जबकि उनके वालिद आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि आजम खान को अभी तक कुछ मुकदमात में जमानत नहीं मिली है। जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे और मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहां पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। अच्छा आप बताओ, चित्रकूट में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ, यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है बताइए आप। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है। यहाँ तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूं। बताओ ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? इन अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव होगा? सिर्फ हमारे लिए पुलिस रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है। और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंगरेप पे पकड़े जाते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन की मुहिम शुरू होने का आज 1 साल मुकम्मल हुआ है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा से हिफाजत के लिए 16 जनवरी 2021 को टीकाकारी मुहिम शुरू की थी। हुकूमत अपनी मुहिम में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में ताहाल 156 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना वबा पर काबू पाने और मुल्क के तमाम अफराद को इस मोहलिक वबा से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम जावियों से मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। हाल ही में हुकूमत ने 15 से 18 बरस की उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन के अलावा ज़ईफ अफराद, फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स के लिए हिफाजती और एहतियाती टीका लगवाने की अमल भी शुरू कर दिया है। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, आज यकीनन बड़ा जो टारगेट है, हदफ है, वो हुकूमत ने पूरा किया है। 1 साल हो गया है वैक्सीनेशन की मुहिम को।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि वैक्सीनेशन को आज 1 साल पूरा हो चुका है। वैक्सीनेशन जो शुरू हुए 1 साल पूरा हो गया है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से और लोगों के हिसाब से ये बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि 1 साल वैक्सीनेशन को पूरा हो गया है। और जो सरकार का टारगेट था करीब 1.5 करोड़ के लगभग जो वैक्सीनेशन है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। और साथ ही जो ये कहा जा रहा था कि कोविड की लड़ाई में जो सबसे बड़ा हथियार है वो वैक्सीनेशन ही है, तो वैक्सीनेशन को लेकर ये जो टारगेट था कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए, उसका एक बड़ा प्रतिशत जो है, अगर मैं पहली डोज की बात करूं तो लगभग 78% लोगों को जो पहली डोज है वो लग चुकी है। तो ये बड़ा टारगेट है जो अचीव किया गया है। और साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन थी वो भी शुरू की गई थी। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। और साथ ही बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि अगर हमको कोविड से बचना है, कोविड तो सबसे बड़ा जो हथियार है वो वैक्सीन ही है। साथ ही अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जिस तरीके से कोविड के और अभी जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकने का भी सबसे बड़ा जो हथियार था वो वैक्सीन ही है। अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है, क्योंकि जितने भी डोज आए हैं आपने देखे होंगे कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो उसमें जो रेट है, मतलब आपकी जो आप बीमार होने का जो प्रतिशत वो काफ़ी कम हो जाता है। मतलब आपको उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर वैक्सीन की दोनों डोज किसी ने ली है तो उसको अस्पताल जाने की भी ज़रूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है, अगर वो पहले से किसी और बीमारी से ग्रसित ना हो तो अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, चाहे पहली डोज हो या दूसरी डोज हो, अगर एक भी डोज वैक्सीन की नहीं लगी है तो उनके लिए कोविड जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और यही देखने को भी मिला है, यही आंकड़े भी बता रहे हैं और विशेषज्ञों ने भी यही कहा है कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी उनको जो मृत्यु दर है वो काफ़ी हद तक वैक्सीन के कारण ही काफ़ी हद तक नीचे भी आई है। और साथ ही अस्पताल जाने की भी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी है। जी बिल्कुल प्रीति, लगातार कोरोना के साथ जंग जो है वो अभी भी जारी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक बार फिर से कोरोना का कहर शुरू हो गया है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट काफी वेरिएंट आया है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सब की और न्यूज 18 की भी लोगों से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को कंप्लीट करें, वैक्सीन लगवाएं, अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, क्योंकि अभी भी हमें कोरोना के खिलाफ जो है वो मुत्तहिद रहना है और इसको हराना है। प्रीति, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। हैदराबाद में वाक़े सिकंदराबाद क्लब में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आज सुबह के अवलीन वक्त में पेश आई आतिशज़दगी की वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। पूरी इमारत जलकर खाकस्तर हो गई है। 10 फायर इंजनों ने तकरीबन 3 घंटों तक मुसलसल जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है बताया जा रहा है। संक्रांति त्योहार के पेश नजर कल क्लब बंद था। इस दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया। ब्रिटिश दौरे हुकूमत में साल 1878 में इसकी तामीर हुई थी। ब्रिटिश फौजियों के लिए 20 एकड़ अराजी पर क्लब तामीर किया गया था। साल 2017 में इसके नाम से पोस्टल कोड जारी भी किया गया था। इस क्लब में जुमला 300 से ज्यादा मुलाजमीन खिदमात अंजाम देते हैं। इस क्लब के 5000 से ज्यादा मेंबर्स भी हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भयानक आग इस क्लब में लग गई है और पूरी इमारत जलकर खाकस्तर हो गई है। किस वजूहात की वजह से ये हादसा पेश आया, जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय तिवारी, इतना पुरानी ये बिल्डिंग और बहुत ही अहमियत की हामिल ब्रिटिश दौरे हुकूमत की है, ऐसे में क्या बुनियादी वजह हो सकती है जिसकी वजह से पूरी ही बिल्डिंग में आग लग गई? देखिए, ये बिल्डिंग में रात करीबन 3 बजे इसमें जो है वो आग लगना शुरू हुई और 3:15 बजे जो है वो फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई। ये दरअसल जो सिकंदराबाद क्लब है, ये इसका जो हेरिटेज बिल्डिंग है, जो पुरानी बिल्डिंग है, वो पीछे तरफ है। वो करीबन 400 स्क्वायर यार्ड के एरिया में बनी हुई है। 3 मंजिला इमारत है। इसमें ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिल ऊपर है। इसकी छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है पूरी तरह से।
ये एक हेरिटेज इमारत थी और इसी में जो है आग पकड़ी है। और उसके बाद पूरी जो ये बिल्डिंग है पुरानी 1878 की बनी हुई पूरी बिल्डिंग धू धू करके जलने लगी। आग किस वजह से लगी ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन जो सिकंदराबाद क्लब के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि बिल्डिंग में प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे और उनके पास इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट भी था, यानी उसकी इलेक्ट्रिक जो बिजली की लाइन है उन्होंने उसको दुरुस्त करवाया था और उसका सर्टिफिकेशन भी उनके पास है। सीसीटीवी फुटेज देखकर वो अभी इसका पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि आखिर ये फायर एक्सीडेंट हुआ कैसे है, लेकिन करीबन काफी बड़ा नुकसान हुआ है। एक बड़ी हेरिटेज बिल्डिंग है जिसमें आग लग गई, लेकिन खास बात ये थी कि उस समय जिस वक्त आग लगी इमारत के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। जो क्लब है, क्लब की सिक्योरिटी जो थी उसने ये फायर एक्सीडेंट की सूचना दी और उसके बाद 7 फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले जो जिला फायर ऑफिसर हैं मिस्टर के मधुसूदन, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि 7 फायर इंजन ने 3 घंटे तक लगातार आग बुझाने की कोशिश की। सुबह 6 बजे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये पूरी इमारत जो है, जो हेरिटेज पार्ट है, जो पिछला हिस्सा जो अब सिकंदराबाद क्लब का है, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। हालांकि जो आगे के जो नया कंस्ट्रक्शन है वो पार्ट एज इट इज बना हुआ है। रात को तकरीबन 11:45 पर इस क्लब को बंद कर दिया गया था और उस समय बिल्कुल संजय, जिस तरीके से देखा जाए बड़ा नुकसान है। बताया जा रहा है कि 20 करोड़ का नुकसान हुआ। हेरिटेज बिल्डिंग थी और वहीं अब इसमें क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि मुलाजमीन जो इसमें काम करते थे उनके लिए भी बड़ा मसला पैदा हो गया है कि अब उनके लिए क्या कुछ हुकूमत इसमें करती है। संजय, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी सुभान शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सुभान शरीफ पर गौसिया तालीमी इदारे के 70 मुलाजमीन को धोखा देने का इल्जाम है। शरीफ पर 70 मुलाजमीन से 78 लाख रुपए नाजायज तरीके से वसूल करने का इल्जाम लगा है। गौसिया इंटरनेशनल इंजीनियरिंग ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज ने यह इल्जाम उन पर आयद किया है। बताया जाता है कि सुभान शरीफ ने आसामियों की हुकूमत से मंजूरी हासिल करने के लिए ये रकम वसूल की थी। वाज़ेह रहे, सुभान शरीफ साल 2013 से 2018 तक गौसिया पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन्स के चेयरमैन रह चुके हैं और अब वो अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज इस वक्त मौजूद हैं, जो कि गौसिया इंटरनेशनल इंजीनियरिंग ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिन्होंने ये इल्जाम उस्मान शरीफ पर लगाया है। डॉक्टर अहमद शरीफ, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। बड़ा इल्जाम आप ये लगा रहे हैं, तो कब इस इल्जाम का कब इस खुलासा हुआ इस बात का और क्या इस इल्जाम की बुनियाद है? जी, ये 2013 का मामला है। ये जी 2013 में बगैर हमारे गौसिया के ट्रस्टीज के बोर्ड मीटिंग के इन्होंने ये काम किया है। ये हमारे पीठ पीछे का काम हुआ है। 2013 से इतना वर्षा हो गया। ये पूरे लेडीज है हमारे स्टाफ जो है जी, ये लोग मेरे तक आने थोड़ा हिचकिचाए थे। फिर बाद में ये लोग कैसा भी करके मेरे पास आए। अब देखिए इसमें 2 साल तो कोविड में निकल गए जी, और 1 साल जो है हमारे को ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करने में अपने पर्सनल ऑफिसर से डाल के अलग अलग ब्रांचेस है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ऑफिसर थे, हमारा ITI ब्रांच का एक ऑफिसर थे। इन्होंने पूरा इसका जो है मुआयना किया, इसका पूरा लेके भाई इसमें ये कंप्लेंट में सच्चाई है बोले तो मामला मेरे सामने आया। तो मैंने डिसीजन लिया कि चलो भाई इसके बारे में कुछ करेंगे। ये औरत लोग गरीब लोग का काम है,
और ये बच्चा को जो पैसा जाना था लेकिन डॉक्टर अहमद शरीफ साहब 2013 से लेकर 18 तक ये पूरा मामला चलता रहा, तब इस मामले में ऐसा नहीं लगता कि खामोशी फिर क्यों इख्तियार की गई? अगर ऐसा था तो मुलाजमीन को तभी सामने आना चाहिए था। वो उनकी गलती है। ये मामला 2013 से 18-21 तक का मामला नहीं है, ये 2013 का ही है। 2013 में ही हमने उनको गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन से इस्तीफा दे देने के लिए कहा दिया और ले लिया। अभी सिर्फ वो ऑर्डिनरी ट्रस्टी है, समझ गए आप जी। तो इसमें 8 साल की गैप हो गई। तो एफआईआर में बनने में भी पुलिस से यही पूछ रही थी, तो हमने उनको बताया देखिए सर ऐसा है, ये लोग हिचपिचा के मेरे सामने आए नहीं। फिर 2 साल कोविड में चले गए, 1 साल तो इन्वेस्टिगेशन में चला गया, फिर जाके हमने ये पूरा कंप्लेंट फाइल करके एफआईआर हासिल कर लिया है जी। और भी जगह किए हैं, ये हमारे रामनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी किए हैं। अभी पता चल रहा है अल्लाबीन कॉलेज में जो हमारी अल्लाह के फजल से इंडिया में नंबर 1 नंबर 2 में चलती है अलग यूनिवर्सिटी के बाद जी। ये बड़ी शर्मनाक है और हम बिल्कुल बड़ा इंकशाफ है ये, और इल्जाम भी काफी संगीन है क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है, लाखों का मामला है और मुलाजमीन का भी इसमें मामला है। चलिए अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है और किस तरीके से इस पर मुलाजमीन को इंसाफ मिलता है। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अहमद शरीफ बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के शहर टेक्सास में मौजूदा एक इबादत गाह में एक शख्स ने 4 अफराद को यरगमाल बनाया, जिनमें एक यहूदी राहिब भी शामिल है। जराये के मुताबिक यरगमाल बनाने वाला शख्स हथियारों से लैस है। यरगमाल बनाने वाले शख्स ने पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं और मकामी बाशिंदों को वहां से हटा दिया गया है। ताहम किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और किसी भी यरगमाल के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। बताया जाता है कि 6 घंटे के बाद एक मर्द यरगमाल को रिहा करा लिया गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी साइंसदान आफिया सिद्दीकी पर अमरीकी फौजियों को अफगानिस्तान में हलाक करने की कोशिश का इल्जाम है। अमरीकी फेडरल कोर्ट ने 2010 में आफिया सिद्दीकी को 86 साल उम्र कैद की सजा सुनाई थी।